हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी महेश कुमार साहू। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट वीडियो। इस क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक साथ कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे चैप्टर का बहुत कम टाइम में एक क्विक रिवीजन हो जाए तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। कोई चार्ज है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसको एक दूसरे चार्ज के फील्ड में लाना है तो अपने आप तो आएगा नहीं, वो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग को लाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाना है तो उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन जो है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज को हम लोग लेकर आए थे वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर T-2 और डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या हो जाएगा, AT। तो जो A और T ऊपर जाएगा तो T का पावर -3 और A का पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में अगर कोई चार्ज है, उसके फील्ड में पहले से वो चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है उसी के फील्ड में, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर इस फिगर में देखें तो ये एक कोई पॉइंट है, एक यहां कोई हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे B, तो A से B तक लेकर जाने में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यहां का पोटेंशियल कुछ अपना होगा VA और यहां का पोटेंशियल कुछ होगा VB। तो VA माइनस VB, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA जो पोटेंशियल होगा हम लोग हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर 1 वोल्ट को हम लोग को डिफाइन करना होगा तो क्या करेंगे, तो 1 वोल्ट क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर वर्क डन का वैल्यू 1 जूल हो जाए और टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलम हो जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 वोल्ट। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरा क्यू नोट जो है वो टेस्ट चार्ज है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी से ए तक लेकर आ रहे हैं। तो ए तक लेकर आने में अब उसके पास, जब वो पॉइंट ए के पास पहुंचा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं, जब इसको इधर लेकर आएंगे इन्फिनिटी से तो इसके अगेंस्ट ये जो चार्ज है ये इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और जब ये इधर फोर्स लगा रहा है तो हम लोग को इधर फोर्स लगाकर लेकर आना होगा उसको। तो इधर जब फोर्स इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जब फोर्स लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जो लगभग इक्वल होगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा और इतना स्लो उसको लेकर आएंगे कि उसके बीच का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाए, मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग ना हो, वो बहुत स्लो आएगा। तो हम लोग जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, वो किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो हम लोग को वर्क डन निकालना है और वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, F डॉट ds। तो वर्क डन इक्वल्स टू F डॉट dr। तो अगर इस dw को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो F dr और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट होने के कारण, और थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री। और फोर्स का वैल्यू हम लोग कूलम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, Q बाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K Q और इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर dr इंटू cos 180। अब जो K Q और Q नॉट कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं
और dr को इंटीग्रेट r स्क्वायर को 1/r² को इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो उसको लेकर कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेकर के आ रहे हैं कहां तक, a तक। तो इंफिनिटी से a तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो 1/r², ये r² ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के लिए, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो ये इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा, -1/r। और इसको जब लिमिट पुट करेंगे -∞ से ∞ तक, तो एक माइनस यहां से, माइनस और माइनस बाहर निकल गया, तो ये प्लस हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞। तो ये जो वैल्यू आ गया वो W का वर्क डन का वो कितना आ गया, Q0/r। और हमारे पास पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन का भी हम लोग जो निकाले हैं, Q0/r, उसको पुट कर दिए और उसके डिवाइड कर दिए उसको Q0 से। तो Q0 और Q0 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Q/r। ये पोटेंशियल है कैसे चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अब अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें नेगेटिव चार्ज के लिए, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट डिस्टेंस r। तो चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट जहां हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा -kQ/r। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो अगर बहुत सारे चार्ज के कारण फोर्स निकालना होता था या फील्ड निकालना होता था, तो फोर्स और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता था। लेकिन हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको क्या करेंगे, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो एक पॉइंट P है, यहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से अलग अलग चार्ज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, V = V1 + V2 + V3 + V4, मतलब जितने सारे चार्ज होंगे उस पॉइंट पर उन सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल का एडिशन होगा, अलजेब्रिकली एडिशन होगा। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा KQ1 और यहां का डिस्टेंस क्या है R1, तो KQ1/R1। V2 के लिए KQ2/R2, V3 के लिए KQ3/R3। उसी तरह से अगर ये माइनस चार्ज है तो -KQ4/R4। अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। यहां से K को कॉमन कर दिए हैं और जो बचा हुआ टर्म है Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 उसको लिख दिए हैं। अगर n नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो इस तरह से ऐड करते जाएंगे आगे तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका हम लोग ग्राफ बना रहे हैं अगर पोटेंशियल वर्सेस r का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखिए, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, KQ/r। मतलब V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के साथ। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। एक डाइपोल है, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले क्लास में पढ़े थे डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट कर रहे थे और ये होता था मैग्नीट्यूड ऑफ कोई एक चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। अगर दो चार्ज होता था +Q और -Q, तो इन दोनों मिलकर के एक डाइपोल बनाते थे और दोनों के बीच का जो सेपरेशन था उससे एक चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे थे। और इसका जो डायरेक्शन था वो किधर था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये है डाइपोल। और इस डाइपोल के कारण किसी P पॉइंट पर, एक जनरल पॉइंट है P, जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो इस P पॉइंट को -Q से भी इसको कनेक्ट किया है और +Q से भी। पोटेंशियल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज, +Q के लिए डिस्टेंस कितना है R2, तो हमारे पास KQ/R2 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। तो ये हो जाएगा KQ/R2। उसी तरह से -Q के लिए KQ/R1, तो KQ/R1, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे। इसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो KQ1/R2 पोटेंशियल ड्यू टू +Q एंड पोटेंशियल ड्यू टू -Q, KQ/R1, लेकिन ये हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू KQ, दोनों में कॉमन है और यहां से क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा KQ, और इसको एलसीएम ले लेंगे तो R1 इंटू R2 और R1 माइनस R2। अब इस फिगर में देखिए, अगर
ये डाइपोल से पॉइंट P जो है वो बहुत डिस्टेंस पर है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो इसके ये एंगल को थीटा माने हैं तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, अगर P पॉइंट जो है वो लार्ज डिस्टेंस पर है। अब एक ट्रायंगल बनाए हैं, यहां से B से R1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचे हैं और ये परपेंडिकुलर ये B से C के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो C से P का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही B से P का भी डिस्टेंस होगा। तो ये जो AC है वो कितना हो जाएगा, तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा यहां है, इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, AC। तो AC डिवाइडेड बाय AB, और AB का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है कितना, 2a। तो cos थीटा इक्वल्स टू AC बाई 2a, और AC का वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू है KQ और R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा, और डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। और लार्ज डिस्टेंस पर है तो R1 और R2 लगभग बराबर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इसको लिख दिया है R स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट कितना हो गया, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो ये P पॉइंट कहां आ जाएगा, ये P पॉइंट इसी के लाइन में आ जाएगा। तो अगर ये इसी के लाइन में आ जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर 0 हो गया तो पॉइंट P कैसा हो जाएगा, ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो एक्सियल लाइन में आ गया है। और एक्सियल लाइन में आ गया है तो थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं इसमें, तो थीटा का वैल्यू जैसे ही cos 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, KP बाई R स्क्वायर। तो अगर डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, KP बाई R स्क्वायर। अगर थीटा का वैल्यू इसमें 90 पुट करें, ये जो जनरल इक्वेशन इसमें हम लोग थीटा का वैल्यू 90 पुट करें तो P कहां लाई करेगा, तो P लाई करेगा, ये P पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा, बीच में इसके आ जाएगा, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा। तो जब इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। थीटा का वैल्यू अगर 90 पुट कर दिए हैं तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और अगर cos 90 का वैल्यू 0 हो रहा है तो पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कोई पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा चार्ज को इसके फील्ड में ला रहे हैं, तो जब इसके फील्ड में लेकर आ रहे हैं तो जैसे अभी हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो अगर इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में उसको लेकर आने के लिए, वर्क डन करने के लिए इसको ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। और dr का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो दो फोर्स और dr के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। और dw इक्वल्स टू क्या होता है, f dr cos थीटा। थीटा का वैल्यू 180 जैसे ही पुट करेंगे ये -1 हो जाएगा, तो माइनस को बाहर लिख दिया, तो dw इक्वल्स टू, और फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर होता है। तो क्यू नॉट इंटू ई और डी आर, ये cos थीटा का वैल्यू -1 हो गया है, और dw बाई इस क्यू नोट को लेफ्ट साइड लेकर आ रहे हैं, तो dw बाई क्या हो जाएगा, क्यू नोट इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, ये w बाई क्यू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो लिख दिए यहां, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई डी आर, तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई डी आर। और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा। तो ex इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dx, ey इक्वल टू माइनस dv बाई dy, और ez इक्वल टू माइनस dv बाई dz। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग डिक्रीज करता जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, और जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, इसीलिए यहां पर एक माइनस साइन आया है। नेक्स्ट है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो स्फीयर दो तरह का है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में कि स्फीयर दो तरह का होता है, होलो और सॉलिड, जिसमें होलो को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं।
तो जो होलो का कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड का कंडक्टिंग है, इनका केस एक जैसा होता है। तो इसमें ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है या सेल कह सकते हैं इसको। इसके सरफेस पर चार्ज है Q और इसका जो रेडियस है वो R है और इसके आउटसाइड पॉइंट पर पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं इस P पॉइंट पर। आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है KQ/R²। और हम लोग अभी रिलेशन निकाले हैं डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। तो डेल्टा V हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, तो इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे और कहां तक, इस P पॉइंट तक लेकर के आएंगे। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया P और इनिशियल पॉइंट क्या हो गया इनफाइनाइट। तो P पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल क्या था इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो इंफिनिटी से लेकर के P तक, तो इंफिनिटी टू P डॉट dr cos थीटा। अब dr और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो और पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है 0। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है KQ/R² dr cos 0। KQ को बाहर निकाल दिए और 1/R² को इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/R² को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/R और इसका लिमिट कहां से कहां तक इंफिनिटी से स्मॉल r तक, क्योंकि इसका जो सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है स्मॉल r है। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, इसमें लिमिट पुट किए हैं तो, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ/R। अब इस स्मॉल r के पास अगर कैपिटल R पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा सरफेस। तो यही पोटेंशियल एट सरफेस क्या हो जाएगा V इक्वल टू KQ/R। V इक्वल टू हो जाएगा KQ/R। नेक्स्ट है इनसाइड पॉइंट। तो एक स्फीयर है जिसमें P जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर में है, और स्फीयर के अंदर में अगर होलो स्फीयर होता था या कंडक्टिंग स्फीयर होता था तो उसमें अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था। ये पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो गया 0, और हमारे पास रिलेशन क्या है डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। तो डेल्टा V फिर से अब कहां से चलेंगे, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहां से कहां तक लेंगे, तो सरफेस से चलेंगे और P पॉइंट तक। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है KQ/R और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पर। तो फाइनल पॉइंट कौन हुआ P और इनिशियल पॉइंट कौन हुआ सरफेस। तो फाइनल पोटेंशियल एट फाइनल माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल इक्वल टू E के वैल्यू का 0 होने की वजह से ये 0 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, यानी पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा KQ/R²। अब इसके अंदर में स्फीयर के अंदर में कहीं पर भी पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा और वो वैल्यू कितना होगा KQ/R। अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, तो जब सेंटर से स्टार्ट करेंगे और जब तक सरफेस तक पहुंचेंगे तब तक उसका पोटेंशियल का वैल्यू कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद कैसा हो जाएगा डिक्रीज करना शुरू करेगा 1/R के प्रोपोर्शनल से। तो ये उसका ग्राफ बनेगा, ये कांस्टेंट हो गया और ये 1/R से डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में इसके अंदर में चार्ज होता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर में चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P। इसके लिए हम लोग पहले फील्ड को देखते हैं कि पहला आउटसाइड पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होता है KQ/R²। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल चुके हैं, और रिलेशन क्या है हमारे पास डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। तो अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो इस यहां पर जो चार्ज लेकर के आएंगे पोटेंशियल के लिए वो कहां से लेकर के आएंगे इंफिनिटी से लेकर के आएंगे। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा इनिशियल इंफिनिटी, और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा P। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो इसको हम लोग अभी देखिए ये कंडीशन जो है, देखिए ये कुछ यही वाला दिखाई दे रहा है, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस कितना कहां पर आएंगे KQ/R। पोटेंशियल एट P यहां पर भी सेम हो जाएगा KQ/R। इसका जो आउटसाइड कंडीशन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, कोई भी स्फीयर हो, उसका जो आउटसाइड पॉइंट होता है वो एक जैसा होता है। अब सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा स्मॉल r के पास क्या पुट कर देंगे कैपिटल R। तो कैपिटल R पुट किए तो पोटेंशियल एट सरफेस क्या हो गया KQ/R। अब इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां P कोई इनसाइड पॉइंट है जिसका सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस और इसका रेडियस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होता है
इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाले हैं के क्यूब आर इंटू डिवाइड बाई आर क्यूब। एक रिलेशन हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का है, डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और रेडियस का जो आर का डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है के क्यू आर बाई आर क्यू इंटू डी आर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस के क्यू बाई आर क्यू, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे आर डी आर का। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए सरफेस से स्टार्ट करेंगे और कहां तक चलेंगे पी पॉइंट तक चलेंगे, तो फाइनल पॉइंट कौन है पी और इनिशियल पॉइंट कौन है सरफेस, तो सरफेस से, तो सरफेस का डिस्टेंस कितना है रेडियस के बराबर आर, और कहां तक करेंगे तो स्मॉल आर तक करेंगे, तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर क्यू, कांस्टेंट है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर को इंटीग्रेट करेंगे तो आर डी आर को इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट कर दिए तो क्या हो गया, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू माइनस, और इसको जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर का क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आर क्यूब से आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v एट p, इसको इधर लेकर गए सरफेस का, तो के क्यू बाई आर, ये माइनस था तो यहां आ गया प्लस हो गया, और ये के क्यू बाई आर का यहां एक बचा हुआ है आर, तो के क्यू बाई 2r माइनस ये के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो पोटेंशियल एट p क्या हो जाएगा अब, तो ये 1 और ये हाफ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई आर। अब यहां से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, के क्यू बाई आर दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो के क्यू बाई आर को कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहां से ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर ऐसा हो कि स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू का 0 का मतलब ये पॉइंट कहां चला गया सेंटर पर, तो सेंटर पर आर का वैल्यू 0 हो गया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पर 3/2 के क्यू आर, और के क्यू आर किसका वैल्यू है पोटेंशियल एट सरफेस का, इसका मतलब सेंटर पर का जो पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ सरफेस। अब जब इसका पोटेंशियल एट सरफेस, अब जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस आर का, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू हर जगह पर सेम हो, पोटेंशियल का वैल्यू चेंज ना करे। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पर एक पाथ में मूव करेंगे तो इसका पोटेंशियल हमेशा जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां होगा, मतलब कहीं पर भी पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा सरफेस है तो इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, अगर बीच में इसको कट करे कहीं से तो ये जो सरफेस बनेगा ये सरफेस कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से होगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिखाया गया है। बहुत अच्छा तो नहीं बना है पर थोड़ा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर इस सरफेस पर चलेंगे तो इस सरफेस पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा हर एक पॉइंट पर वो सेम होगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है वर्क डन जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 0 होगा। जैसे अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, और पोटेंशियल का वैल्यू अगर चेंज नहीं करेगा तो वर्क डन और पोटेंशियल में जो रिलेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से, और ये चेंज नहीं करेगा तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका एक रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में डेल्टा भी डी आर ऐसा कुछ है। तो ये रिलेशन जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करता है तो डी आर डिक्रीज करेगा, और डी आर अगर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कम किधर है इधर, तो देखिए इधर ये जो dr का वैल्यू है वो बड़ा रहेगा। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। और एक रिलेशन है ये
dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, और पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और dv का वैल्यू अगर जीरो हो गया इसका मतलब ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो, और ई डॉट डी आर जीरो कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू, क्योंकि ई भी जीरो नहीं है और डी आर भी जीरो नहीं है, इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 90, और cos थीटा का वैल्यू अगर 90 हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा डी आर वेक्टर का, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर वर्क डन कभी भी हम लोग किसी फोर्स के अगेंस्ट, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क डन करते हैं, जैसे इस पेन को नीचे से उठा करके यहां ला रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस वर्क डन को हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या है, V इंटू क्यू। तो अगर एक चार्ज यहां पहले से था, अगर एक चार्ज पहले से है और दूसरे चार्ज को लेकर के आएंगे तो इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा हम लोग को, और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर थ्री पार्टिकल सिस्टम की बात करें, थ्री पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल को पहले लाए, मतलब Q1 को पहले लाए, अब यहां कुछ भी नहीं था पहले से, अगर कुछ भी नहीं था और Q1 को लाए तो वर्क डन करना पड़ा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर पहले से कोई फील्ड ही नहीं था, कोई फील्ड होता तब तो वर्क डन करना पड़ता, तो Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा है, इसीलिए W1 इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। नेक्स्ट जब Q2 को लेकर के आएंगे, तो जब Q2 को लेकर के आएंगे तो Q1 तो पहले से वहां पर मौजूद है, और जब Q1 पहले से मौजूद है तो उसका फील्ड भी है, और उसके फील्ड के कारण एक वर्क डन लगेगा, तो उसका वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड मल्टीप्लाइड विद Q2। नेक्स्ट जब Q3 को लेकर के आएंगे, तो जब Q3 को लेकर के आएंगे तो पहले से Q1 भी था और Q2 भी था, तो Q1 जब पहले से था तो Q3 आया, तो पोटेंशियल इसके कारण, मतलब वर्क डन इसके कारण भी करना पड़ा और वर्क डन इसके कारण भी करना पड़ा, तो इसका जो W3 हो जाएगा वो पोटेंशियल ड्यू टू 1 इंटू Q3 और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 इंटू Q3, और W1 प्लस W2 प्लस W3 ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज को लाए पहले, तो एक चार्ज को लाए तो इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन किए हैं, और वर्क डन किए हैं तो पहला जो W1 हो जाएगा वो Q1 इनटू इसका जो पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट W2 की बात करेंगे तो W2 कैसे बनेगा, तो पहले Q1 भी है और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो W2 हो जाएगा वो दो टर्म ऐड होगा, और W टोटल कितना हो जाएगा, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस हैं, उसको निकालने का तरीका क्या है, निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालने के लिए तरीका है, जैसे ये चार्ज Q1 है, इसका ये चार्ज Q2 है, Q3 है और Q4 है, तो इसको हम लोग पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करने के लिए क्या होगा, जैसे इसमें थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में क्या किया है, थर्ड चार्ज वाले में कि Q1 का Q2 के साथ पेयरिंग है, Q1 का Q2 के साथ पेयरिंग है, और Q2 का Q3 के साथ भी पेयरिंग है, Q2 का Q3 के साथ भी पेयरिंग है, और Q1 का Q3 के साथ भी पेयरिंग है, मतलब एक दूसरे के साथ सबके साथ पेयरिंग है। उसी तरह से यहां अगर देखेंगे तो एक पेयरिंग इसके साथ होगा, एक पेयरिंग इसके साथ होगा, एक पेयरिंग इसके साथ होगा, और एक पेयरिंग इसके साथ होगा। क्या इतना ही हो गया, नहीं, अभी और पेयरिंग बचा हुआ है, किसके किसके साथ, इसका जो पेयरिंग बचा हुआ है वो Q1 का Q3 के साथ और Q4 का Q2 के साथ, तो इसमें इतने सारे वर्क डन को ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल। व्हेन डाइपोल इज केप्ट 90 डिग्री, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा गया है, पहले 90 डिग्री पर रखा गया था, फिर उस वो थीटा एंगल से ये ट्विस्ट हो गया है, मतलब घूम गया है वो, तो वर्क डन का जो वैल्यू होगा हमारे पास, वो वर्क डन का वैल्यू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग का वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक उसी तरह से अगर एंगल में चेंजिंग होता है तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो dw इक्वल्स टू टॉर्क इनटू d थीटा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो θ1 से θ2 तक, मतलब जहां उसका इनिशियल पोजीशन रहा होगा और उसके बाद उसका फाइनल पोजीशन जहां पहुंचा होगा, और टॉर्क का वैल्यू हम लोग पिछले क्लास में निकाले हैं, कितना होता है Pe sin थीटा, तो टॉर्क का वैल्यू पुट कर दिए Pe sin थीटा, Pe कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा और लिमिट θ1 से θ2 तक, उसके बाद इसको लिमिट को पुट करके ये हमारे पास वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी स्टोर के बराबर होता है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस।
इसे पहले समझते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कंडक्टर से मिलकर के बना हुआ रहता है। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, इसे मिलकर के बना हुआ रहता है। और किसी भी कंडक्टर का जो एनर्जी, कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी है चार्ज को स्टोर करने का, वो प्रॉपर्टी कहलाता है कैपेसिटेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना ज्यादा होल्ड करेगा उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दिया और वो कांस्टेंट है C, और इस C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई V। यहां से दिख रहा होगा कि कैपेसिटेंस जो है वो Q और V पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा भी देखा गया था पहले। कब, जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे। ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से R इक्वल्स टू क्या होता था, V बाई आई। क्या R V और I पर डिपेंड करता था, नहीं, मटेरियल पर डिपेंड करता था। ठीक उसी तरह से यहां कैपेसिटेंस जो है वो कभी भी Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका SI यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके कारण कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा वो निकालते हैं। तो ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो Q है, इसका रेडियस R है। तो V इक्वल टू Q इक्वल टू C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्फेरिकल कंडक्टर के कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, KQ बाई R। तो जब KQ बाई R, इसमें चार्ज कितना स्टोर कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो C इक्वल टू Q और डिवाइडेड बाई V। V का वैल्यू KQ बाई R, तो लिख दिए यहां पर। K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई R, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा। तो C का वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए ये ना तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और ना ही पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपेसिटेंस को इफेक्ट करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि R पर डिपेंड कर रहा है ना, मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, वो साइज पर डिपेंड करेगा नॉट। और उसके बाद उसके बीच में दो कैपेसिटर प्लेट है या स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उसके बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट किस पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर, शेप पर और सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब एक ऐसा कैपेसिटर है जिसका जो रेडियस है, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। तो R का वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर, और इसको लाएंगे मीटर में तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और C का वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी निकाले हैं हम लोग, तो पुट कर देते हैं। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है, अगर K का वैल्यू हम लोग देखें तो K का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/K मतलब 9। और K का वैल्यू क्या था, K का वैल्यू था 9 इंटू 10⁹। तो इसको हम लोग पुट कर दिए इसमें, और जब पुट किया और इसको कट किया तो ये आया हमारे पास 7.11 इंटू 10⁻⁴, यानी C का वैल्यू आया 711 माइक्रोफराड। सोचिए कि एक इतना बड़ा रेडियस वाला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, इतना कम आ रहा है। तो हम लोग इसीलिए जनरली स्फेरिकल कैपेसिटर को यूज ना करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, एक पैरेलल रखे हुए हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, कनेक्ट किया गया मैट्रिक्स, तो इसको एक पॉजिटिव बना एक नेगेटिव बना हुआ है। तो इस तरह से एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया जो है वो A है, तो इस प्लेट का भी एरिया जो है वो A है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको पहले, तो इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट कितना आता था, तो यहां पर आता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एक के कारण, और इसके कारण किधर होगा, इधर, और इसके कारण किधर होगा, इधर ही होगा, कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड होकर के हो जाएगा E इक्वल टू σ/एप्सिलॉन नॉट। हम लोग अब रिलेशन जानते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है डेल्टा V इक्वल्स टू E इंटू डी।
तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए। तो अब सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा वी, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी भी था, तो क्यू बाई डेल्टा वी। अब इसको पुट कीजिए डेल्टा वी का वैल्यू, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आएगा, तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ये आया कैपेसिटेंस का वैल्यू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। लेकिन कब है, जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई भी मटेरियल इंसर्ट नहीं किया गया है। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इसी के जैसा, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया गया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा इंसुलेटर होता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें डाइपोल डेवलप हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होने लगता है उसमें। तो जैसे इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिए ऐसा, तो ये जो हम ग्रीन वाला बनाए हैं ये पैरेलल प्लेट है, तो इस पैरेलल प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा होगा ऐसा। अब ये डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए, डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा और इधर चला जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलना शुरू होगा, मतलब पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ऐसा। और यहां जो पहले से चार्ज था ये था सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहां माइनस सिग्मा है। अब यहां पर जो चार्ज डेंसिटी बना है डाइलेक्ट्रिक के किनारे पर वो है सिग्मा आई, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, या फिर यहां जो चार्ज है उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। उसी तरह से ये माइनस हो गया और ये प्लस में हो गया, तो ये है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, तो पहले तो इधर जा रहा था और वापस कुछ रिटर्न हो गया है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लेकिन फाइनली जाएगा किधर, उधर ही जाना है उसको। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे तो ये ई नोट था, अब कुछ माइनस हो जाएगा उसमें से, जो इंड्यूस्ड वाला है तो इंड्यूस्ड वाला पार्ट को माइनस कर दिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमारे पास आता है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, ये के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, ये बात समझेंगे कैसे, तो देखिए थोड़ा फोर्स का हम लोग जब डाइलेक्ट्रिक पिछले वाले क्लास में जब बताए थे फोर्स के लिए, तो डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू बताए थे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर किसी मीडियम में रख दिए तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा ऐसा। फोर्स का वैल्यू हम लोग पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा कुछ था। और ये परमिटिविटी किसका है, फ्री स्पेस का। अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस का ना रहे तो ये किसी मीडियम का हो जाएगा, और किसी मीडियम के लिए के का वैल्यू हम लोग क्या बोले थे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एम, ऐसा था। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल अच्छा एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट था, हाँ, तो ये एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब अगर मीडियम की बात करें तो फोर्स का जो किसी मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर उस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है तो, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो वही जाएगा। एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई और के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है, यहां के से डिवाइड हुआ। तो ठीक इसी तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, क्लियर है। तो ये फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के टाइम्स, और के क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट किए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए, डिवाइड किए के से, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब यहां से क्या क्या कट जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिग्मा आई। जब ये इधर आएगा तो सिग्मा आई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन।
अगर हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो अभी इसका कैपेसिटेंस निकाले है ना, अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसके कैपेसिटेंस के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू ई इंटू डी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई नॉट बाई के, तो ई नॉट बाई के इंटू डी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नॉट बाई के लिख सकते हैं। तो जब V नॉट बाई इसको के लिख दिए तो C इक्वल टू, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो C नॉट इक्वल टू क्या था, Q बाई V नॉट, और अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिए तो अब क्या हो जाएगा, तो के से डिवाइड हो जाएगा, तो C नॉट सॉरी C डैश इक्वल टू Q बाई V नॉट डिवाइडेड बाई के। अब C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये के ऊपर चला जाएगा तो C इंटू के। तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, पहले से था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अब के से मल्टीप्लाई हो गया। ये है डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम लोग के पास व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट बिटवीन टू प्लेट्स, तो दो प्लेट्स है इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक को रखा गया है, लेकिन देखने से लग रहा है कि ये दोनों डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से इसको कवर नहीं किए हैं। यहां पर क्या था, पूरी तरह से उसको, ये अगर डिस्टेंस डी था इनके बीच में तो इसका भी डाइलेक्ट्रिक का भी जो विड्थ था वो भी डी था, लेकिन यहाँ दोनों का विड्थ अलग अलग है। उसके बाद भी ये पोर्शन खाली दिखाई दे रहा है, यहां भी खाली दिखाई दे रहा है, यहां भी खाली दिखाई दे रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग के पास जो रिलेशन है डेल्टा V इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली स्पेस के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो तीन तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। तो डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो E नोट फ्री स्पेस में है, खाली जगह कुछ नहीं है वहां पर, तो E नोट रहेगा, और E नोट इंटू डी, तो डी कितना है, टोटल डी माइनस T1 माइनस T2, तब बचा खाली स्पेस बच जाएगा, जो बचा वो खाली स्पेस है वो कितना है, D माइनस T1 माइनस T2, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट बाई के, E नोट बाई के, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और T1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका विड्थ T1 है। उसी तरह से इसके लिए E नोट बाई K2 इंटू T2। अब डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो गया, E नोट सब में था कॉमन, बाहर निकाल दिए, जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख दिए। और डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है, तो अच्छा तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E को, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाई A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से इसको जस्ट लिख दिए हैं। तो C इक्वल टू क्या है, Q बाई डेल्टा V। अब डेल्टा V का वैल्यू यहां पुट कर दिए, तो जैसे ही डेल्टा V का वैल्यू पुट करेंगे Q से Q कैंसिल होगा और ये A एप्सिलॉन नॉट जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पोटेंशियल, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग पहले भी देखे हैं, जब हम लोग ओम्स लॉ सॉल्व कर रहे थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 9th या 10th क्लास में हम लोग देखे हैं कि पोटेंशियल जो है वो सीरीज में चेंज करता है, जबकि करंट चेंज नहीं करता है। तो करंट चेंज नहीं करता है तो इसमें चार्ज चेंज नहीं करेगा, और पोटेंशियल इसमें चेंज करेगा। तो पोटेंशियल चेंज करेगा तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो लिख दिए हैं। और V का वैल्यू क्या होता है, Q बाई C, तो लिख दिए। और V1 का Q बाई C1, क्योंकि Q तो सब में सेम है, और Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और Q सब में कॉमन आ गया और कैंसिल हो गया, तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चेंज नहीं होता है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो चार्ज चेंज होता है। तो चार्ज, टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का वैल्यू क्या है, CV, तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि V सब में सेम है। इसमें करंट अलग अलग होता है ना, तो करंट अलग अलग होगा तो चार्ज अलग अलग होगा। देखिए करंट जो होता है ना, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। अगर चार्ज चेंज किया, करंट चेंज किया तो चार्ज भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज करता है तो चार्ज भी चेंज करेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं करता है तो चार्ज भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ कैंसिल होकर के हम लोग के पास कितना आ गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये रिलेशन हम लोग देखे हैं, डेल्टा V इक्वल टू dW बाई dQ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है तो क्या बचा यहाँ पर, dW इक्वल टू डेल्टा V इंटू dQ। अब डेल्टा V इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग के पास, तो डेल्टा V इक्वल्स टू होता है Q बाई C, Q बाई C। तो Q बाई C पुट कर दिए, इंटीग्रेट करेंगे तो Q dQ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, और C तो पहले से है, तो एनर्जी वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। और Q इक्वल टू CV होता है, Q के पास CV पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CV स्क्वायर बाई
2। ठीक उसी तरह से फिर से आप इस बार Q के पास नहीं, C के पास पुट कर दीजिए। C के पास क्या पुट करेंगे? Q बाई V। जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q इक्वल टू हाफ Q इंटू V। नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।